अब ये बोतल मैंने नीचे से उठानी है और अगर मैंने इसको उठाने के लिए मैं ऐसे ऐसे उठाऊंगी, ठीक है, ये सही है, या फिर मैंने इसको फिजा अगर आपका प्रॉब्लम कमर है तो जो आपने दूसरा तरीका अख्तियार किया वो ही सही तरीका है, बिकॉज इसमें आपका जब झुकने से जो आपके प्रॉब्लम डिस्क का होने का खतरा था वो आपने काफ़ी मिनिमाइज कर लिया। ओके, तो दैट इज़ द राइट वे। अच्छा, हम फिर घर में ये वाली गलतियां करते हैं, कुछ गिरा यूं उठा लेंगे, किसी भी पोस्टर से झुक जाएंगे, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है, जो बॉडी लैंग्वेज है हमारी लाइफस्टाइल की, वो हम गलत यूज़ करते हैं। इसी वजह से हम सीवियर पेन की तरफ चले जाते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपने मोनोलॉग में भी बताया था कि 12 अक्टूबर मतलब सैटरडे को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है, जिसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि जोड़ों के दर्द के लिए किस तरीके से आप अपना इलाज करा सकते हैं, कैसे ट्रीटेबल है, कैसे इस पेन से आप रिलीफ हासिल कर सकते हैं। और क्योंकि हम उस दिन लाइव नहीं होते, इस वजह से हमने आज ख़ास तौर पे इस टॉपिक को डिज़ाइन किया और हमने एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी जो है, जो कि प्रोफेसर हैं, उनको हमने ख़ास मदऊ किया ताकि हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें और आपको बता सकें कि किस तरीके से आप अपने जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हैं और जोड़ों के दर्द से कैसे, पेन से आप कैसे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद सईद साहब, जो कि ज़बरदस्त डॉक्टर एंड रेम्यूटोलॉजिस्ट हैं हमारे पास। और मैं सबसे पहले ही इनसे बल्कि पूछना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है जी सर आपकी? आप कैसी हैं फिज़ा, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अच्छा, ये रेम्यूटोलॉजिस्ट और ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स जो होते हैं, उसमें क्या फ़र्क होता है, ये ज़रा प्लीज़ पहले बयान कर देगा, आगे चलते हैं। फिज़ा, इस बात को इस तरह समझ लीजिए कि जिस तरह कार्डियोलॉजिस्ट होता है और कार्डिक सर्जन, तो जब किसी को कोई दिल की तकलीफ़ का ख़दशा उसे होता है कि मुझे सीने में दर्द है, तो वो कभी भी कार्डिक सर्जन के पास डायरेक्ट नहीं जाता, वो पहले कार्डियोलॉजिस्ट को मिलता है। इसी तरह जोड़ों के इमराज के जो मेडिकल तरीके से जो इलाज करते हैं जो डॉक्टर्स, वो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं और इस शोबे को रूमेटोलॉजी कहते हैं। ये एक मेडिसिन की आगे ब्रांच है, सब स्पेशलिस्ट है। इसमें सर्जिकल तरीक़ों से इलाज नहीं होता और सबसे पहले जब भी किसी को जोड़ों का दर्द को आर्जा हो तो उसको पहले रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने अच्छा बता दिया। अच्छा, जोड़ों में दर्द की जो वजूहात होती है, मैं चाहूँगी यहाँ से शुरू करें कि वो होती क्यों हैं, उसको बयान कीजिएगा। फिज़ा, जब हम इनको कैटेगराइज़ करें, अगर हम जोड़ों के अमराज को, तो हम इस तरह बता सकते हैं आपको कि सबसे कॉमन जो चीज़ है जो आप देखेंगे, घुटनों का जैसे दर्द है और कमर का दर्द है, जो बढ़ती उम्र के साथ है, 50 एंड अबव लोगों को हो रहा है और चलने पे ज़्यादा है, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, नीचे ज़मीन से उठना बैठना मुश्किल है, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो तो डीजेनरेशन की वजह से हैं। जो कि हमारे जोड़ों के अंदर, जोड़ हमारा आप इस तरह समझ लीजिए हड्डी है और हड्डियों के दो एंड्स के ऊपर जोड़ हैं। जिस तरह अगर ये मेरी एक आपको नज़र आ रहा है कि ये जॉइंट है और ये बोन है, ठीक है, तो इसी तरह बोन और जॉइंट का जो जॉइंट है वो बोन के एंड्स पे है। अच्छा। और इनके अंदर एक होती है चीज़, इसको गद्दी बोलते हैं हम, कार्टिलेज। कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ घिसती है। सबसे ज़्यादा ये घिसावट घुटनों में होता है। सर, ये किस एज से कम होना शुरू हो जाती है? आप ये समझ लीजिए कि जो ही आप एडवांसिंग एज की तरफ जाते हैं, 40s 50s में ही कम होना शुरू हो जाती है। और अगर हम उसका एहतियात ना करें, वज़न ज़्यादा हो, हमारी बॉडी का वेट, हाँ, इस तरह की अगर हमारे बोधोबाश है, अगर हम ज़्यादा नीचे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नीचे बैठना होता है, काम भी नीचे बैठ के ख़वातीन करती हैं, नमाज के लिए भी हम बहुत दफ़ा दिन में झुकते हैं। मोस्टली तो यही होता है, हम झाड़ू दे रहे हैं, बैठ के दे रहे हैं, तपड़ी लगा रहे हैं, बैठ के लगा रहे हैं, तो अब वाइपर शाइपर आ गए, तो ये वाले जो काम वगैरह करते हैं उससे भी हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर आप उसको कहें जो कि हाउस चोर्स हैं जो कि ख़वातीन को करने पड़ते हैं, उसमें अगर वो अपने पोस्चर का ध्यान रखें तो नहीं होंगी, लेकिन बहुत दफ़ा हम अपने पोस्चर को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और घुटनों पे बेजा वज़न आ रहा होता है, कमर पे आ रहा होता है, जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाना चाहूँगी कुछ लोगों को, क्योंकि हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आई थिंक ये आप सही बयान भी करेंगे कि अगर हमने कोई चीज़ नीचे से उठानी है, सपोज़, ठीक है, अब ये बोतल मैंने नीचे से उठानी है और अगर मैंने इसको उठाने के लिए मैं ऐसे उठाऊंगी, ठीक है, ये सही है, या फिर मैंने इसको फिज़ा, अगर आपका प्रॉब्लम कमर है
तो जो आपने दूसरा तरीका अख्तियार किया वो ही सही तरीका है, बिकॉज इसमें आपका जब झुकने से जो आपके प्रॉब्लम डिस्क का होने का खतरा था वो आपने काफ़ी मिनिमाइज कर लिया। ओके, तो दैट इज़ द राइट वे। अच्छा, हम फिर घर में ये वाली गलतियाँ करते हैं, कुछ गिरा यूँ उठा लेंगे, किसी भी पोस्टर से झुक जाएंगे, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है, जो बॉडी लैंग्वेज है हमारी लाइफस्टाइल की, वो हम गलत यूज़ करते हैं। इसी वजह से हम सीवियर पेन की तरफ चले जाते हैं। जी, और लाइफस्टाइल में अगर आप मुझसे पूछेंगी कि एक चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले वज़न को अपने ऑप्टिमल रखना, क्योंकि वज़न का बहुत रोल है इस डीजनरेशन में कार्टिलेज की। अच्छा। और फिर दूसरी तरह जब हम बात करें कि वज़न के अलावा अगर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर या कोई चीज़ आप खुद से बेहतर कर सकते हैं अपनी, तो डाइट है। ठीक है, तो अब कार्टिलेज की बात करें तो डाइट पे भी मैं चाहूँगी बात कर लें। महविश की कॉल है अटक से, मगर थोड़ा सा महविश वेट कीजिएगा। मुझसे बताइए, कार्टिलेज जो बनता है वो क्या ऐसी कोई सब्जियां होती हैं जैसे आलू, अरवी, बैंगन, कोई ऐसी सब्ज़ी जिसको हम खाएं तो हमारा कार्टिलेज जो है वो सही ज़रा हमें प्रोड्यूस रहेगा, बनेगा? देखिए, जब डाइट आप पूछेंगी तो मैं कहूँगा कि डाइट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का और इस्तेमाल ज़्यादा अगर हम रखते हैं, और अगर हम इसी तरह दाल है, सब्ज़ी ज़्यादा लेते हैं और फैट्स कम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, जिस तरह चपाती, चावल हैं, ये कम कर रहे हैं, और फैट्स में मोनोसैचुरेटेड फैट जिस तरह ऑलिव ऑयल है, तो एक डाइट है जो हमारे यहाँ तो उसको राइज नहीं है वो डाइट, पर उसको मेडिटेरेनियन डाइट कहा जाता है। इसका ताल्लुक ज़रूर है कि मेडिटेरेनियन डाइट जो कि इन कंट्रीज़ जो कि मेडिटेरेनियन सी के अराउंड हैं, जैसे स्पेनिश हैं, तो आप देखते हैं कि उनकी डाइट में ऑलिव्स बहुत होते हैं, उनकी डाइट में फ़िश बहुत होती है। तो ये फ़िश, ऑलिव्स एंड वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स हम जिसे कहते हैं, तो अगर ये डाइट में आप रखें तो एक तो वेट मेंटेन रहता है, अच्छा, ठीक है, और आपकी जॉइंट हेल्थ बेहतर होती है, क्योंकि इसमें जो फ़िश है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रोल है। अब मैं थोड़ा सा वापस आपके पिछले सवाल की तरफ जा रहा हूँ, इससे पहले कि आप कॉल लें। ये जो आपने पूछा था मुझसे कि वजूहात क्या होती हैं और उसमें कितनी किस्म के होते हैं, तो मैंने आपको कॉमनेस्ट फॉर्म के बारे में तो बता दिया, कार्टिलेज। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में अवेयरनेस देना रूमेटोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी और मस्ट है, वो है सोजिश, इन्फ्लेमेशन की वजह से। एक तो हो गया ना घिसावट का अमल, दूसरा हो गया इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन में जब मैं बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि एक ऑटो इम्यून प्रोसेस होता है बॉडी में, कि आपकी अपनी बॉडी आपके अगेंस्ट हो जाती है। अब यहाँ थोड़ा सा रिजर्वेशन के साथ मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जैसे आपकी अपनी फ़ौज है और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स उन्होंने लगाए हैं कि उन्होंने कोई बाहर से कोई जहाज़ आएगा तो उसको गिरा देना, पर गलती से अपना ही जहाज़ गिरा दें, तो ये मामला देखें कितना अजीब होगा कि आपका कुव्वत मुदाफ़ियत का एक निज़ाम है, इम्यून सिस्टम, उसमें कुछ ऐसी ख़राबी आए कि वो आपकी अपनी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। ये ऑटो इम्यूनिटी है। ये वो सेगमेंट है जिसके लिए आपको रूमेटोलॉजिस्ट चाहिए, जो कि एक फिजिशियन है जो स्पेशली ट्रेंड हुआ है इन बीमारियों के लिए। और इन बीमारियों में सरे फहरिस्त कुछ बीमारियां हैं जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि 1% तक लोगों को कम्युनिटी में होगा। मतलब आप लोग जो है जड़ पकड़ते हैं बीमारी की, पेन किलर देके उसको छोड़ते नहीं होते। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। पेन किलर इज़ नॉट द आंसर, दिस नॉट द सोल्यूशन। ये जो बीमारियां जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ल्यूपस है, जो कि मल्टी सिस्टम बीमारी है, ये कभी सिर्फ जोड़ों में नहीं रहती। शोल्डर भी फ्रीज हो जाता है, उसकी वजह से पूरी बॉडी आपकी रह जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो पूरी बॉडी को लॉक कर देता है। व्हाई दिस हैपेंड, द शोल्डर्स, यू नो? इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। अच्छा। और इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि एक तो इंसान को पेन तंग करती है, लेकिन दूसरी चीज़ जो उसको तंग करती है वो उसकी वजह से जो दिक्कत है कामों में उसकी, अगर शोल्डर का प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली दिक्कत है कामों में, नहाना धोना, कपड़े बदलना। तो ये जो फ्रोज़न शोल्डर है वो अमूमी तौर पे दरमियानी उम्र के लोगों में देखते हैं हम, और इसके साथ डायबिटीज़ का बहुत ताल्लुक है। तो ज़ियाबीतस अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसके साथ फ्रोज़न शोल्डर होता है, लेकिन ये उसके बगैर भी हो सकता है। और शोल्डर की और बहुत सारी वजूहात हैं, पर मैंने सिर्फ आपके सवाल क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर से मुताल्लिक था, उसमें ज़ियाबीतस का ज़्यादा अमल दखल। ओके, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ ज़बरदस्त कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं बहुत सारे, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं ही ऐसे, प्रोफेसर साहब हैं,